पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली और यमन के एजाजी कौंसल जनरल मिर्जा इख्तियार बेग से मिलने डिफेंस कराची में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। आप यमन के कौंसल जनरल हैं, आपकी अहलिया जमाइका की कौंसल जनरल है, आपके बेटे पोलैंड के कौंसल जनरल हैं, आपके भाई मराकश के कौंसल जनरल हैं, आपके भतीजे किसी और मुल्क के कौंसल जनरल हैं। ये सारे कौंसल जनरलों के आपस में क्या तल्लुकात हैं और ये सारी फैमिली को कैसे ये सफारती ओहदे मिल गए? देखिए, ये दो ममालिक के माबैन अपॉइंटमेंट होता है। उनका मेन मकसद ये होता है कि उस इलाके के जो लोग हैं, जो नंबर लोग हैं, जो ट्रेड और इंडस्ट्री में ताल्लुक़ रखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बढ़ा सकते हैं दोनों ममालिक के माबैन, कल्चरल रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। फिर एक बहुत ही तवील और कम्बरसम तरीक़ाकार है जिसके तहत उनकी क्लियरेंस होती है और प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब फिर फाइनली एग्जीक्यूटिव करते हैं। आप यमन के कौंसल जनरल कैसे बने? बड़ा दिलचस्प सवाल है सुहेल भाई। बात ये थी कि जब यमन के सदर आए अब्दुल्ला बिन सालेह, जिनका इंतकाल हो गया, आपको पता होगा, उन्हें शहीद कर दिया गया था, तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि यमन की पाकिस्तान की ट्रेड तो कुछ भी नहीं है, तो आपके नुमाइंदगी हो कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में, यहाँ बिजनेसमैन। तो उन्होंने कहा यस, गुड आइडिया, आप हमें कोई तजवीज़ करें। तो मुशर्रफ साहब ने मेरा नाम तजवीज़ किया था। मैं उनसे फेडरेशन के नाते मुलाकात रहती थी। तो क्या पाकिस्तान और यमन के कारोबारी जो तल्लुकात हैं उसमें कुछ इजाफा हुआ आपके आने से? तीन चीज़ें हुई हैं। पहले तो मैंने यमन, क्योंकि ऑयल एंड गैस की कंट्री है सुहेल साहब, लिहाजा पाकिस्तान की PPL के 3 तेल के कुओं में सरमायाकारी मैंने करवाई थी, तीनों में तेल निकला। तो पाकिस्तान की PPL का जो इन्वेस्टमेंट था वो माशाल्लाह कई गुना चला गया। बेग साहब, आप तो मिडिल क्लास घराने से तल्लक रखते थे, बैंक में नौकरी की, क्या आपके पास गिद्दड़ सिंगी आई कि आप सनतकार बन गए, दौलतमंद हो गए? क्या तरीका अपनाया? मैं सेल्फ मेड हूँ सुहेल साहब, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी सेल्फ मेड। मैं और इश्तियाक, हम 2 भाई हैं और हम दोनों सेल्फ मेड हैं। मैं बैंक में था, मिडल ईस्ट बैंक में, वहाँ से फिर हमने रिज़ाइन किया, हालांकि वहाँ अल्लाह ने बहुत तरक्की दी थी। इश्तियाक इंजीनियर थे, शारजा शिपयार्ड से रिज़ाइन करा और फिर हमने अपने जो जमा पैसे थे 5-6 लाख दिरहम, उससे फ़ोटो मैजिक के नाम से एक बिज़नेस शुरू किया था। फिर मैं ये मशीन का जब एडवर्टीज़मेंट आया तो मैं जाके जापान में वाकायामा एक सिटी देख कर आया, तो मेरी तो आँखें खुल गई। तो जो पैसे थे हमने उससे पहली ब्रांच खोली फ़ोटो मैजिक की UAE में, अपना शारजा में। फिर हम खोलते गए तो हमारे 25 शोरूम्स माशाल्लाह UAE में थे। हमने जो बैंक से पैसे से लिए थे वो 6 महीने में दे दिए, उसके बाद पैसे ही पैसे आते रहे। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं मुल्क में आके कुछ करूं। तो आपको सुन के खुशी होगी कि मैंने उस वक्त $6 मिलियन भेजे थे दुबई से और यहाँ हमने बेग स्पिनिंग में लगाई। ये क्लोज यूनिट था बवानीस का, और फिर पाक डेनिम बनाई, फिर उसके बाद हमने पाक गल्फ लीजिंग कंपनी बनाई। ये सब लिस्टेड कंपनी से स्टॉक एक्सचेंज पे, और माशाल्लाह उन्होंने प्रॉफिट्स दिखाए। तो वहाँ से फिर हम मुल्क से बाहर गए, मोरक्को में हमने बिज़नेस शुरू किया, गारमेंट्स का भी था, जॉर्डिश के साथ जॉइंट वेंचर था, डेनिम की बिज़नेस में गए। बेग साहब, लेकिन अब तो इंडस्ट्री आपने बंद कर दी। नहीं, हमने, हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर से, हार्वर्ड से और बेहतरीन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ से, और इश्तियाक का बेटा UK से पढ़ के आया है, ये ट्रेडिशनल बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। इन्होंने कहा जी टेक्सटाइल, लेदर, ये वो नहीं। इन्होंने 3 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे और शर्त ये थी ये 3 करते हैं तो हम आ जाते हैं। तो फिर हमने बैठ के बात की, तो हमने उनके सेक्टर्स को में लॉजिकल पाया। पहला सेक्टर था उनका रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, दूसरा उनका था IT, और तीसरा उनका था हेल्थ केयर। बेग साहब, आप ताजरों की और सनतकारों की जो सियासत है उसमें भी रहे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो फेडरेशन है उसके नायब सदर भी रहे, सीनियर नायब सदर। तो ये फरमाएं कि क्या हमारे यहाँ इंडस्ट्री को और तजारत को
एक ऐसा लगता है कि रुकावट आ गई है, कोई बहरान का शिकार है, कैसे निकल सकते हैं? हमें सनत को बचा के फैलाना नहीं आ रहा। हुकूमत की तरजीहात में सनत का फ़रोग़ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ये सनत जिसमें टेक्सटाइल की मेन सनत है, क्योंकि हमारे पास कॉटन की एक अच्छी फसल है, बड़ी मुश्किल से 76 सालों में यहाँ तक पहुँची है। हम 18-20 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं, चौथे नंबर में कॉटन की पैदावार है और दुनिया में एक नाम बना है पाकिस्तान की टेक्सटाइल का। हम जब जन्म में थे तो तमाम बड़े ब्रांड्स यहाँ बनते थे, उनका फैब्रिक मैं बात कर रहा हूँ, और दुनिया में कहीं पे भी स्टिचिंग होती थी, चाहे मोरक्को में हो, बांग्लादेश में हो, तुर्की में, फैब्रिक हमारा जाता था। इसको कहते थे नॉमिनेशन, हमारा फैब्रिक नॉमिनेट होता था। तो उस सनत को वो पिट गई है, 20-25% बंद हो रही है, बिजली की कीमतें इतने ज़्यादा, गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, मार्कअप 25% 24% हो गया है, IPPs ने जान निकाल दी है। बेग साहब, बड़े कम सनतकार हैं जो बराह रास्त सियासत में आए। आप बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, फिर अभी आप कराची से रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए हैं, तो ये तजर्बा कैसे रहा एक सनतकार का किसी सियासी जमात में होना और वहाँ अपनी बात करना कितना मुश्किल है? देखिए, मेरा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। मैं उन्हीं के कहने पर सियासत में आया, उन्हीं के औकात में जब वो 2 बार वज़ीर आज़म रही हैं, उन्होंने अहम अहदों पे मुझे KSC का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, PSO का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टेक्सटाइल सिटी का चेयरमैन। मैं इलेक्शन वगैरह से बहुत घबराता था और लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन 2002 में दुबई में उन्होंने कहा कि इख्तियार में चाहती हूँ कि आप इलेक्शन लड़ें। मैं बीवी मैं तो ज़्यादा ये तो सेनेटर बना दे, तो कह रहे भाई सेनेटर का सफ़र है, पहले आप कौमी असम्बली के लिए मैं आपको कह रहे हैं। तो उस वक्त फिर वो बैठे हुए थे अमीन फ़हीम, रज़ा रब्बानी, नाहिद खान वगैरह। उन्होंने कहा बेग साहब वो कह रही हैं तो आप ना करना बनता नहीं है। मैंने हाँ कह दी। 2002 का इलेक्शन लड़ा, अच्छे वोट लिए, पर 2008 में जब टिकट लंदन में दिया तो उनकी एक ख्वाहिश थी, वो इतनी बड़ी ख्वाहिश मेरे लिए बन गई वो कि मैं उस बोझ में था, लेकिन साथ नहीं दिया वक्त में। उन्होंने कहा है बिलावल हाउस आपके हलके में है, मैं चाहती हूँ ये सीट आप जीतें, ये बिलावल हाउस का हलका हो। तो मैंने कहा बीवी मेरा वादा आपसे, ये सीट आपको मैं इलेक्शन वाले दिन शाम में आके पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सलीम जिया को विड्रॉ करवाया उन्होंने और हमने उनको फिर सूबाई कैंडिडेट अपने साथ लेके इलेक्शन लड़ा। बीवी शहीद हो गई, टूटे फूटे हुए इलेक्शन लड़ा हमने, और उस वक्त भी 55,000-53,000 के करीब वोट मैंने लिए थे। हमारी PPP की और MQM की कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी, तो कोलिशन में उनकी शर्त थी कि केस विड्रॉ कर दें। तो मेरा केस जजमेंट थी उस दिन, आधे घंटे के बाद तो फिर जरदारी साहब का फ़ोन आया, रुखसाना बंगश का फ़ोन आया, कायम अली शाह ने बुला लिया, और सुमरा साहब हमारे ला मिस्टर थे, कहते हैं घर से नाश्ते पे चले। बस वो नाश्ता ऐसा हुआ कि विड्रॉ करवाया मुझसे, तो मेरा बहुत टूट गया था। मैंने कहा अब नहीं लड़ना मैंने। तो फिर मैं इलेक्शन के लिए, अभी बिलावल साहब आए घर पे डिनर पर, 2.5 घंटे रहे, तमाम कौंसल जनरल से मिले, वो अमेरिकन कौंसल जनरल, ब्रिटिश कौंसल जनरल टेबल पे यहीं पे थे, और उन्होंने कहा आपने इलेक्शन लड़ना। मैंने कहा सर मैं तो कैनेडियन सिटीज़न। कहते हैं विड्रॉ इट। तो मैंने कहा अच्छा आप कहते हैं तो सही है। तो अंदर जाके बेगम ने कहा ये क्या वादा कर लिया आप? मैंने भाई अब कर लिया, इलेक्शन लड़ना है, बीवी से वादा पूरा करना है, ज़िंदगी में पता नहीं कितनी ज़िंदगी है। वो भी चुप हो गई, अच्छा नहीं लगा था उनको, मुझे याद है। फिर सर टिकट दिया गया, इलेक्शन लड़ा, कंपेन हमारी सबसे पहले शुरू हुई थी, सबसे लंबी कंपेन थी, और अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने उस सफ़र को जो 2002 में शुरू किया था 2024 में पूरा कर लिया। तो मेरी यही ख्वाहिश थी। तो मैं अभी फिर गया, जब घड़ी खुदा बख्श, मैंने बीवी वादा पूरा कर दिया। रिहाइशगाह के अंदर आए, आप और आपके भाई के घर में कई कौंसल खाने हैं, इन मुल्कों के तल्लुकात ख़राब हों तो क्या आपस में रिश्तेदार भी लड़ पड़ते हैं? ये नहीं हो सकता है कि मैं अपने मुल्क के मफाद को इश्तियाक के ऊपर हावी कर दूँ, नहीं।
ये प्रोफेशनली भी सही नहीं है और ऐसा करते भी नहीं है। हम सब अपने अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, जब भी तो इनकी हुकूमतों ने हमसे मुतमईन है और हमें अपॉइंट किया हुआ, नहीं तो ये भी आपकी अजीब है कि इश्तियाक साहब मुस्लिम लीग नून में हैं, आप पीपल्स पार्टी में हैं, घर भी साझा, लॉन भी साझा, कारोबार भी साझा, तो ये क्या है? मैं तो 30 साल से पीपीपी, आप जानते हैं, बीवी के साथ से 3 इलेक्शन लड़े हैं, पीपल्स बिजनेस फोरम का सदर भी मैं हूँ, एक तवील अरसा और एक एसोसिएशन है। इश्तियाक साहब बाद में आए पॉलिटिक्स में, लेकिन उन्होंने फिर उस वक्त के हिसाब से मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। लेकिन जब उनके यहाँ कोई ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें नून के फंक्शन होते हैं, मैं आज तक कभी नहीं गया, या मेरे पीपल्स पार्टी के जो फंक्शंस होते हैं ऐसे जो पॉलिटिकल इलेक्शन के सिलसिले में, दूसरी इश्तियाक कभी नहीं आते। तो हमें बैलेंस रखना पड़ता है अपने अपने उन ममालिक के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई। तय खाने में जिम मौजूद है, एक्सरसाइज की, बेग साहब ये बताएं कि आपके पास कितनी दौलत है? तो आपने बड़ी मेहनत की ज़िंदगी में, तो कोई ज़ाहिर है आप टैक्स भी भरते होंगे, जी। आपके असासे भी डिक्लेयर होंगे, तो कितने असासे हैं और कितने आप टैक्स देते हैं? मेरी सोच, मेरी हैसियत से ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाजा है, अरबों में है, लेकिन कितने अरब? इस बात की है कई सारे। कितने? 500 अरब? 500 अरब? बस बहुत ज़्यादा है, अल्लाह का करम। 1000 अरब? बस इसी के आसपास 1000 अरब कुछ हो तो अच्छा। अल्लाह ने दिया, लेकिन सब डिक्लेयर्ड है। इनकम टैक्स जो रिटर्न्स हैं उसमें मेंशन है, वेल्थ स्टेट में मेंशन है, बाहर भी जो है वो भी डिक्लेयर्ड है। बेग साहब आपने जवानी भी गुजारी, माशाल्लाह खुशपोश भी हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो जो है आपको कैसा हुस्न पसंद आया? कितने आपने रोमांस किए? कि मुझे तो रोमांस अपना एशियन और जो देसी खाने ये सब पसंद है, लेकिन शक्लें भी देसी पसंद है? जी हाँ, यकीनन मुझे अपने लोग काले बाल और पाकिस्तानी चेहरा। लॉन्ग हेयर्स मेरी कमज़ोरी है, बड़ी आंखें मेरी कमज़ोरी है, टॉल कद जी, और जो कद जिसका तवील होता है उसको एक अलग प्रेजेंस सामने गेटअप आता है, मुझे पसंद है। हमने जब फोटो मैजिक शुरू किया था तो 1982-83 में हमने मिस इंडिया बेटी ओ कॉर्नर थी, उसको हायर किया था, उसने हमारी कंपनी ज्वाइन की थी। उस वक्त माली बहुत बड़ी रकम थी जो उसने मांगी थी, लेकिन बहुत पब्लिसिटी उसने दी, तो वो एक शख्सियत थी जो बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन फिर वालदा ने उसी वक्त बुलवा के यहाँ रिश्ते बहनें हमारी माशाल्लाह सेंट जोसेफ में पढ़ती थी, अपनी सहेलियों को दिखा के, और फिर फ़ौरन शादी का हो गया सिलसिला। बेग साहब आपके पास बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स हैं, कौन कौन सी कलेक्शन है और जो है सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है आपके पास? देखिए, चंगेज़ खां हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, बल्कि बाहर की इंटरनेशनल गैलरीज़ में उसको बहुत नाम है उसका। मेरा वो फेवरेट है और वो मेरे घर में पेंटिंग लगाने खुद आया था इस्लामाबाद से। किस किस की और पेंटिंग्स हैं आपके पास? मेरे पास सादिक़ैन की भी हैं, मेरे पास इकबाल की भी, इकबाल मेहंदी की भी हैं, वो स्केचेस में बहुत अच्छा है। मेरे पास मशकूर की हैं, जो घोड़ों में उससे बेहतर कोई नहीं आ सका। सबसे महंगी पेंटिंग कितने की है आपके पास? जो पुरानी है वो यकीनन आप करोड़ों से भी ज़्यादा है, बल्कि अब पेंटिंग तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया है। अच्छा, वो कैसे? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने 1 करोड़ में ख़रीदी है, तो जब आर्टिस्ट मर जाता है या 5, 6, 7, 10 साल के बाद उसकी कीमत 5 करोड़ हो जाती है। क्लिफ्टन टावर में मेक ए विश फाउंडेशन के दफ्तर पहुंचे। मेक ए विश फाउंडेशन के सदर
और इनके भाई इश्तियाक बेग ने इस्तकबाल किया। मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 55 कंट्रीज़ में है, और वो बच्चे जो टर्मिनल होते हैं उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश होती है उसको पूरा करता है। बच्चों की विश पूरी करते हुए उनमें इनामात तकसीम किए। बेग साहब, ज़िंदगी में मुश्किल तरीन वक्त कब देखा आपने? ज़ाहिर है आप तो मिडिल क्लास से ऊपर आए हैं, सेल्फ मेड हैं, तो मुश्किल तरीन वक्त कब था? बीबी शहीद हुई थी, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, हमें सुबह घड़ी खुदाबख्श जाना था बीबी की तदफीन के लिए, और रात को जब मैं उस जलसे से जो उसी वक्त ख़त्म करना पड़ा, मैं बिलावल हाउस गया क्योंकि चार्टर प्लेन का इंतज़ाम करना था जिसमें तमाम लोगों ने पहुंचना था। तो आग ही आग थी और मैं उतर के रोक रहा था, समझा रहा था कि ये ना करें, लेकिन लोग बिल्कुल बेकाबू थे। वो लम्हा मुझे बहुत। आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखा, आपने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ काम किया, बिलावल साहब को भी आप करीब से देख रहे हैं, इन तीनों में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं समझता हूँ तीनों में एक दूसरे के एजेंडे का एक्सटेंशन है। तीनों में कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे वर्कर से मोहब्बत है, पार्टी के लोगों को अकोमोडेट करना है, वो नज़र आता है मुझे। लेकिन बिलावल साहब जो हैं, जो वो मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अब हमारी इलेक्शन में मैंने उनसे कहा कि सर मेरे हलके में एक जलसा आपने करना है, मेरी जीत के लिए ज़रूरी है आप हाँ करें। फिर उनका मैसेज आया, जो रैली निकाल रहे हैं और आपके हलके से गुजरेगी भी और वहाँ तकरीर भी करेंगे आप। आपकी बहन के कत्ल का दिलखराश वाक़या भी हुआ, आपके ख़ानदान को सदमा भी हुआ, वो क्या हकीकत क्या थी? कि देखिए, मेरी सिस्टर आफरीन बेग बहुत ही टैलेंटेड मेरी बहन थी। उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो हम दोनों भाइयों ने बेग प्रोडक्शन के नाम से उसको एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करवाया था। उसने सुपर हिट ड्रामा सीरियल कभी कभी प्यार में, क्या यही प्यार है, चांदनी रातें, अनारकली, आपको पता वो जो इंडिया से डायरेक्टर्स और सब आए थे वो बनाए थे। तो उसी दौरान उनकी एक डायरेक्टर थे, उनसे मुलाकात भी हो गई। फिर उन्होंने शादी की ख्वाहिश की, हमने मना किया लेकिन वो बज़िद थी, नहीं मानी। और फिर बाद में सुनने में आया कि उसने ये कहा था कि जी मैंने इंडियन फिल्म बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए पता नहीं 10-20 करोड़ रुपए की डिमांड किया गया था। और न होने के शुगल में फारूक मैंगल नाम होता था उनका। ये ट्रेजिक वाक़या हुआ है, और कुछ हो या ना हो, बट वी लॉस्ट ए वेरी टैलेंटेड सिस्टर। लेकिन वो केस का क्या बना? ट्रिक केस में उसको और ड्राइवर को मौत की सज़ा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जाके वो एविडेंसेस वो कहते हैं कि पूरे नहीं थे, उनको छोड़ा है। 5 साल तक वो अंदर ही रहे और पकड़े गए थे। आपकी फैमिली का नाम माजी में कई मामलात में आता रहा। आपके भाई इश्तियाक बेग साहब ने नाजिया हसन से शादी की, आप भी उस शादी में शरीक हुए, फिर उसका बड़ा ट्रेजिक अंजाम हुआ। वो बच्चा कहाँ है, उस मामले का क्या अंजाम हुआ? शादी बिल्कुल हुई थी और इश्तियाक ने जानते बूझते हुए कि उसको कैंसर है शादी की थी, और एक बच्चा हुआ, जबकि डॉक्टर ने मना किया था कि इसको भी कैंसर हो सकता है। लेकिन नाजिया बज़िद थी कि नहीं मुझे औलाद चाहिए, और एक बड़ा फ़ैसला करना पड़ा। बहुत डिफ़िकल्ट फ़ैसला था जिसमें मुझे भी बिठाया गया था। बहरहाल उसके बाद फिर ये हुआ है कि नाजिया को रिकूप हुआ है, यानी कैंसर ऑपरेशन करके जो निकाल दिया गया था वो दोबारा हो गया। और उस सिलसिले में फिर लंदन में इलाज कराए, सब पैसे यहाँ बैंकों से भेजे, और उसके बाद उनका इंतकाल हो सका, बच नहीं सके। लेकिन उनको बच्चे के लिए उनके वालदा ने यह कहा था कि जी ट्रस्ट बनाएं जिसमें मैं होंगी सोल ट्रस्टी, और 1 मिलियन पाउंड इसमें आप जमा कराएं, और ये बच्चा के ऊपर खर्च होगा, मतलब तालीम बना के बड़ा।
उसने कहा जी एक आदमी ट्रस्ट के नहीं है, ट्रस्ट होता 4-5 लोग आपकी तरफ से, हमारी तरफ से लोग होते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, बाप हूँ, लेकिन फिर वहाँ पे इख्तलाफात शुरू हुए तो उन्होंने केस वेस कराया कि नाजिया को इश्तियाक ने मारा है। हालांकि दुनिया जानती थी कि ये अपना कैंसर था और वो कैंसर दोबारा रिकूप हुआ है। बहरहाल केस चला, फिर साबित हो गया मेडिकल रिपोर्ट्स में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कि नहीं ये कैंसर था। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि उस एक इतने बड़े आर्टिस्ट को जो मुल्क का सरमाई थी, वो उसका जो इख्तिताम है दुनिया से वो बहुत हौलनाक रहा। ये तो वो भतीजा कभी आपसे मिला? मिले नहीं है, वो लंदन में पढ़ रहे हैं, उनकी नाजिया की वालदा के पास हैं, लेकिन वो मिलने नहीं देती। लेकिन हम और इश्तियाक से पूरी जिम्मेदारी उसकी हमारी है, और जब भी कभी मौका आया तो इंशाल्लाह पीछे नहीं पाएंगे। अपनी मलकीती बिल्डिंग बेग टावर पहुंचे। अपने दफ्तर आए। बेग ग्रुप के बिजनेस कहाँ कहाँ हैं, किस किस मुल्क में है? बेग ग्रुप यूएई में है, हमारा कुछ 30-35 साल से बिजनेस है। मोरक्को में है, वो 25-26 साल से। पाकिस्तान में है हमारा, इन्वेस्टमेंट्स लंदन शहरा में भी है हमारे। तो उस लिहाज से डाइवर्सिफाइड फील्ड है हमारी। हमारी कंस्ट्रक्शंस है, आईटी है, हेल्थ केयर है, टेक्सटाइल, अब भी होम टेक्सटाइल बिल्कुल हम एक्सपोर्ट करते हैं, डेनिम केयर। आपको 17 इम्तियाज़ भी मिला और तमगा इम्तियाज़ भी मिला, तो किन खिदमात की बिना पर ये समझते हैं कि जो है आपने जो पाकिस्तान की खिदमत की, इसका सिला मिल गया? देखिए नहीं, सिला तो मुझे चाहिए भी नहीं, मेरा फ़र्ज़ है, और ये कर्ज़ है जो हम अदा कर रहे हैं। तो आई एम इन स्टेज टू पे बैक। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेक ए विश फाउंडेशन भी यही हमारा, ये कुछ वापस कर दें इसको हमको, जो इतना इज़्ज़त अल्लाह ताला ने हमें दी है, विच वी डोंट डिज़र्व। हम ये नहीं कहते कि हमारा ये हक़ है। तो ये सब चीज़ें देते हुए कि कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकॉनमी एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री, तो ये तमाम कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री को और नेशनल इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, और उसी के ऊपर मेरा रेकमेंड हुआ था और अल्लाह ताला ने मुझे ये दोनों एजाज़, तमगा इम्तियाज़ भी, सितारा इम्तियाज़। फिर मोरक्को के सदर ने जो दिया है वो दिया है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये मोरक्को का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। कराची साउथ एनए 241 में अपने हलके का दौरा करने पहुंचे। हलके के अवाम ने फूल बरसाए और नारे लगाए। लोगों के मसाइल सुने, पानी और गैस के दरीना मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी कराई। छोटे भाई इश्तियाक बेग मराकश के एजाजी कौंसल जनरल हैं और PMLN के लीडर भी हैं, उनके घर आए। मराकश रूम में चाय से तवाज़ु की गई। इख्तियार भाई के बारे में बताएं, कैसे भाई हैं और कैसे कारोबारी हैं, कैसे सियासतदान हैं। आप नून में हैं, ये पीपल्स पार्टी में हैं, तो क्या आपस में बहस मुबाहिसा होता है? इख्तियार भाई इज़ ए फादरली फिगर टू मी आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर माशाल्लाह, और हमारा कारोबार भी जो है वो साथ है। तो ये मैच्योरिटी है कि एक भाई एक पार्टी में है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में है, एंड आई विश हिम गुड लक। और मैं बहुत खुश हूँ मियाँ साहब से, और इंशाल्लाह मैं उनका डाई हार्टेड जो हूँ, एक एडमायरर भी हूँ, उनका कारकुन भी हूँ, और इंशाल्लाह मेरा ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रहेगा। जी इमरान साहब बताएं अपने ताया के बारे में, कैसे हैं, कितना आपसे नाराज़ होते हैं, कितना खुश होते हैं? विराज साहब वैसे नाराज़ तो इनको करते रहते हैं हम, लेकिन ताया से ज़्यादा वो ये मैं अब्बा को और इनको एक ही लेवल पे जो है ना मैं समझता हूँ कि अब मेरे लिए बराबर हैं, क्योंकि पूरे बचपन इन्होंने अब्बा के साथ जो है ना हमें पाला है, पोसा है, कभी फ़र्क महसूस मुझे नहीं होने दिया।
उनके बेटों में और मुझ में। कोई इनकी खामियां? काम काम काम, सुबह सबसे पहले उठते हैं और रात को सबसे आखिर में सोते हैं। ऑलवेज़ प्रोडक्टिव माशाल्लाह। इनकी जो एनर्जी है मैं भी चाहता हूँ क्या इंशाल्लाह मुझ में भी वो एनर्जी आए। आप बच्चे आगे किस तरह से चल रहे हैं? हम बच्चे भी सर दोनों भाइयों से सीख के उसी तरह चलने चाह रहे हैं और वही ट्रेडिशन, वही टुगेदरनेस हम में भी आया है देख देख के दोनों भाइयों को, और हम भी अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे क्या इसी तरह फैमिली को आगे लेके चलना होता है। क्या इनकी खूबियाँ खामियाँ देखी? नेबर भी हैं, आपके हस्बैंड के ताया भी हैं, इंटरेक्शन भी होता है। ही इज़ लाइक सारों के लिए एक फादर फिगर, यू नो, घर के बड़े हैं जैसे। ही इज़ ऑलवेज बिन लविंग। अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए हो तो हम इनके पास आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। लाइक कभी इनने ऐसे नहीं फील कराया जैसे यू नो ऐसे ही फील किया जैसे आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली। पहले दिन से बहुत वार्म और लविंग रहे हैं हमेशा। रात का खाना अपनी फैमिली के साथ खाया। शादी कितना अरसा पहले हुई, कितने उतार चढ़ाव आए, किस किस बात पर लड़ाई होती है? लड़ाइयाँ तो खैर नहीं हुई हैं, वो तो होती रहती हैं, मतलब थोड़ी बहुत, इतनी नहीं होती लड़ाई। लेकिन ये नेबर इनसे पूछ लेना, आवाज़ें नहीं आती। बहुत साल हो गए शादी को। कितने साल हो गए? 38 ईयर्स। इनमें सबसे अच्छी बात कौन सी है और किस बात पर एतराज़ होता है? सबके साथ ये रहते हैं, सबको एक साथ रखते हैं, पूरी फैमिली को उनका ये होता है कि सब साथ रहें, सब बच्चे भी रहें, इश्तियाक भाई, फैमिली, सबको एक घर के इख्तियार नहीं रखा हुआ है। खामी क्या है? घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं ज़्यादातर, ऑफिस, बिजनेस, इस्लामाबाद, PR, इस्लामाबाद। बच्चों को लुक आफ्टर किसने किया? पूरा इख्तियार नहीं किया। बच्चों की एजुकेशन, शादियाँ, मतलब इनका ख्याल रखना, बैठना इनके पास, सुनना इनको। कोई आप इन्हें समझाती भी हैं कि क्या क्या? ये मुझे समझाते हैं क्या? बच्चों से मत शोर से बात करो, धीमी आवाज़ में करो बच्चों से बात। मैंने ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया बच्चों को, बट क्वालिटी टाइम दिया इख्तियार में बच्चों। इनकी सियासत से आप इत्तेफाक करती हैं या उस पर इख्तलाफ करती हैं? इख्तियार का एक शौक़ था, एक वो था कि ड्रीम था कि मैं आऊँ। आपको पसंद नहीं? नहीं, सही है, अगर अच्छी पॉलिटिक्स है तो सही है, हालात सही रहे। I did my undergraduate from Boston, and then I was there for my master's as well, and I moved back to Karachi around 10-12 years ago and joined the family business. जितनी भी प्रैक्टिकल एडवाइस हमें चाहिए होती, जैसे मम्मी ने बताया, वो हम डैडी से ही लेते थे, चाहे वो एजुकेशन के बारे में हो, करियर के बारे में हो। लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले हमने पापा से हमेशा उनकी गाइडेंस ली है। तो इन टर्म्स ऑफ मम्मी का सॉफ्ट लव था, पापा का स्ट्रिक्ट लव था, बट इनके स्ट्रिक्ट लव में हमने छोटी उम्र में एक अच्छा वर्क एथिक और डिसिप्लिन सीखा, और वो नहीं होता तो फिर आई डोंट थिंक वी वुड बी वेयर वी आर राइट नाउ। तो पापा हैज़ बीन अ टेरिफिक फादर, ऑलवेज बीन देयर फॉर अस। और पापा की बेस्ट चीज़ ये है कि एक चीज़ 2 बार नहीं बोलनी पड़ती। लाइक अगर आपका ये काम है, वो आपको फ़ोन करके याद दिलाएंगे कि भाई तुम्हारा ये काम था, ये कहाँ तक पहुँचा, क्या वो, ही टेक्स द फीडबैक। एनी कंप्लेंट्स? So growing up, Papa was always busy. We did not get to spend as much time with him. But as we grew older, and now, mashallah, you know, we have the opportunity to work under Papa. So we spend a lot of time together at the office. So जो बचपन में नहीं था वो अब more than make up हो गया. We're together every single day. So no complaints. मैंने अपना मास्टर्स कार्डिफ यूनिवर्सिटी से किया है, और मेरा रिलेशनशिप पापा से थोड़ा सबसे अलग है। पापा मुझे तो बहुत टाइम दिया है। कॉलेज में रोज़ स्कूल के लिए उठाते थे, एग्ज़ाम्स के लिए भी पापा ने मुझे पढ़ाया है, सब्जेक्ट्स उन्होंने मेरे सिलेक्ट किए थे। एंड आई थिंक आवर बिगेस्ट ब्लेसिंग इज़ वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग मेन इन आवर फैमिली, और वही वैल्यूज़ पापा ने भाई को भी दिए हैं। तो दे आर व्हाट फैमिली को फंक्शनैलिटी की तरफ ज़्यादा फैमिली को जिस तरह होना चाहिए, जिस वो पापा और भाई को उसमें बहुत बड़ा हाथ है। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्टिव वुमेन इन द फैमिली, जिसकी वजह से द फैमिली स्टेज टुगेदर। मैंने मिगिल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बैचलर्स किया है मिगिल से, और अभी मैं प्रीनेटल योगा सिखाती हूँ। आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ होगी कि पापा ने एटलीस्ट फॉर अनम एंड आई हमें काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाया है काफ़ी यंग एज से।
He's always put a very high regard to education. तो grades बहुत important थे, attendance बहुत important था, and बचपन से हमें ये सुनते आए कि you should be independent. And drawback, हमने काफ़ी time spend नहीं किया था when we were kids with Papa, but he spends a lot of time with his grandkids. उस रात मराकश के बादशाह मोहम्मद की तख्त नशीनी की 25वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम भी था। समाजी और सियासी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल ने भी शिरकत की। बेग साहब 30 साल से आप सियासत में हैं, सनतकार भी हैं। सियासतदानों के बारे में जो एक अवामी तासुर है वो इतना अच्छा नहीं है। सियासतदान क्या करें कि उनका तासुर बेहतर हो जाए? आपको साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा अपने आप, कोई चीज़ें छुपती नहीं है। मैंने नोट करा है कि वो लोग जो अल्लाह ने जिनको नवाजा हुआ होता है वो जब सियासत में आते हैं तो गंदगी इतनी ज़्यादा सामने नहीं आती, लेकिन वो लोग जो सब कुछ दांव पे लगा के सियासत में आते हैं तो फिर यहीं से उन्होंने कमाना होता है अपने लिए, अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट नस्ल को वो सेट करते हैं और यहाँ पे फिर बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। मैं जब एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर था, मैंने 5 साल एक आने फ़ीस नहीं ली। मेरी तनख्वाह थी, ट्रैवलिंग थी, दूसरी थी, जो करोड़ों रुपए बनते थे 5 साल के, लेकिन नहीं लिया हमने, किसी ने उंगली नहीं उठाई आज तक। मैं समझता हूँ कि नए चेहरों को आगे आना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इस बार नए लोगों को इलेक्शन में टिकट भी दिए हैं, कुछ लोग नए सामने बिजनेसमैन आए भी हैं जो मुल्क के लिए, उन्होंने सब कुछ देख लिया, मुल्क के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ चांस देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो सनतकारों के बारे में भी यही तासुर है कि लूट खसूट है और ये IPPs है या सीमेंट के अंदर है या और बाकी चीज़ों में भी लोगों की बड़ी शिकायत हैं। तो सनतकारों को क्या आप एडवाइस करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अगर वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, IPPs एक खुली मिसाल है, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, 1 महीने से काम कर रहा हूँ, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, 5 कॉलम लिखे हैं। IPP जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ और उस जुल्म को रिवर्स करना होगा, उनसे पैसों की भी रिकवरी हो और मुआहदे भी कैंसिल किए जाएँ, क्योंकि जब ये साबित हो जाता है कि आप करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ज़िम्मे में आ जाता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के माने मुआहदा नन एंड वाइड हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा लीगली अपने आप को देखना है कि वो लोग जिन्होंने लूटा खसूटा है और वो साबित हो रहा है, प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, रिपोर्ट हैं, उसमें सब जिक्र करा है, स्पेल आउट करा है शवाहिद के साथ, तो सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो हमारे बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, मुल्क के साथ ज़्यादती की है और मॉल आउट। और गौर एजाज साहब भी उस सिलसिले में आप देखें मुसलसल काम कर रहे हैं, SM तनवीर साहब भी। तो हमारा एक ही ग्रुप है, हम फेडरेशन में रूलिंग ग्रुप है, UBG जिसे कहते हैं। इंशाल्लाह इसको छोड़ेंगे नहीं, हम हतमी अंजाम तक इसको लेके जाएंगे। बेग साहब ये फरमाएं कि आपने तो बड़ा वाइडली ट्रैवल भी किया है, कितने मुल्कों में घूम चुके हैं आप? तकरीबन तमाम ममालिक में ज़्यादातर कुछ 80% ट्रैवल कर चुका हूँ। तो ये बताएं कि हमारे यहाँ क्या मजहबी पाबंदियाँ ज़्यादा सख्त हैं, जो टूरिज़म नहीं आता, जो सरमायाकारी नहीं आती? हम क्या करें कि बाकी दुनिया हमारी तरफ आना शुरू हो? सबसे पहले अमन अमान को बेहतर बनाना होगा। टूरिस्ट जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी पे चलता है। जो जितने बड़े ममालिक हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, UK, इन्होंने नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के लिए ऐलान की हुई है। यानी अगर बहुत ही ज़रूरी है तो आप जा सकते हैं। तो उससे आदमी वैसे ही डर जाता है कि क्या ज़रूरत है फिर जाने की। दूसरी चीज़, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टूरिज़म का।
3 स्टार 4 स्टार होटल होते हैं जो अफोर्डेबल होटल होते हैं, वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। आप गिलगित बल्तिस्तान, कलात यहाँ पे जाएं तो वो छोटे होटल की ज़रूरत है जो अफोर्डेबल होते हैं, वो नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि वीज़ाज़ पे बड़ी हमारे यहाँ, वैसे तो पाकिस्तान चाहता है कि टूरिज़म फ़रोग हो, लेकिन वीज़े में बड़ी सख्तियाँ थी। अब 126 ममालिक को अपॉन अराइवल वीज़ा दिया हम लोगों के कहने से। अदाकारा कौन सी आपको सबसे अच्छी लगती है? देखिए मुझे इंडिया में हैं जो कुछ अच्छी लगी, लेकिन पाकिस्तान में रीमा ने अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया है, बड़ा रिफाइन किया है। बाकी एक्ट्रेसेस जो उनके साथ की थी वहीं हैं। रक़्स से भी दिलचस्पी है आपको? डांस इतने ज़्यादा मुझे नहीं है, मुझे शेर व शायरी से और म्यूज़िक से ख़ास तौर पे, और राहत फ़तेह अली ख़ास तौर से मेरा फेवरेट है। और गाड़ी में मेरे पास इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। इस घर में भी जब दावत वावत होती हैं तो हल्का हल्का म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंटल, वो मुझे बहुत अपील करता है।